थोड़ा सा वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी वाली बात है कि थोड़ा सा नम चाहिए। दूसरा, हमने 80 की दहाई से तालीम को कमर्शियल भी कर दिया है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी कि जितने मर्जी स्कूल खोलें, तो वो एक कमोडिटी बन गया है एजुकेशन। जो इंसान बनाने का अमल है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक तरह से अगर आप सोचें कि भाई दिल भी है, दिमाग भी है, रूह भी है, उन तीनों की तालीम और तरबियत पे फोकस करना है, क्योंकि हमने बनाना है वो शहरी और वो इंसान जो आगे जाके पाकिस्तान को आगे लेके जाए। आप हिस्टोरिकल डिबेट देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन 73 का जब बना उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिस लेवल की डिबेट हो रही थी, क्या 18वीं तरमीम पे जो 2010 में हुई वैसी डिबेट हुई थी? पिछले महीने में कराची थे, वहाँ बाहर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था उन्होंने कि ये इस मसलक की मस्जिद है, बाकी लोग बेशक ना आए। वहाँ खाने लाहौरी मारेंगे मुझे किसी वक्त, लेकिन वहाँ का खाना मेरे ख्याल में लाहौर से बेहतर है, जो कि बड़ी ट्रैवेस्टी लगती है ये कहना, लेकिन एक्चुअली। Hello and welcome to another episode of Time Slow podcast. This is Faisal Gurmani, or I'm very pleased and privileged to have Dr. Faisal Bari Saab, who is a senior research fellow at IDEA and an associate professor at LUMS School of Economics, LUMS. Sir, thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सर आपसे ऑफ द रेकॉर्ड भी बात करके। तो आपने वो टॉपिक, आप उस टॉपिक पे बोलते हैं जिस पे लोगों की प्रायोरिटी या हमारी स्टेट की प्रायोरिटी नहीं होती। मैंने तो उसी तरह से जैसे आप कह रहे थे कि एजुकेशन के बारे में कौन सुनता है, जैसा ही हमारा बजट है 2%, और मैं ये भी पढ़ रहा था, आपने एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो हमारे मैनिफेस्टोज हैं उसमें 2 to 4 तो कहा जाता है, बट कभी हुआ नहीं है। डिफरेंट पार्टीज़ का डिफरेंट मैनिफेस्टो होता है और डिफरेंट पार्टीज़ डिफरेंट तरीके से इसके बारे में बात करती रहती हैं, बट एज देयर इज़ नो प्रायोरिटी, तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और एजुकेशन इसी तरह से ही है, जैसा कि अगर एक इकोनॉमी, एक मुल्क को चलाना है तो उसको अगर उसका ह्यूमन कैपिटल जो है जिस तरह से उस पर अगर वर्क ना किया जाए तो वो कौन नहीं वर्क करती, और हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी स्टेगनेंट हो चुकी है। क्या मैं जस्ट टू बिगिन विद, मैं पहले तो आई वुड जस्ट लाइक टू लिसन टू योर स्टोरी, और मैं बैठा हूँ अभी आपसे। टू माई स्टोरी? यार फैज़ल साहब, मैं यहीं लाहौर से ही पढ़ा था। मैंने इसी मैगनीज हाई स्कूल यहाँ पे एक है, वहाँ से ओ लेवल्स किया, फिर एचसन से ए लेवल्स किया था, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बड़ा इदारा है, वहाँ से अपनी पहली बैचलर्स की थी। फिर एक स्कॉलरशिप मिला तो मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ ऑक्सफोर्ड में 3 साल पढ़ने का मौका मिला, और वापस आके फिर साल बाद मैं पीएचडी के लिए गया, और मैगिल जो मॉन्ट्रियल में है कनाडा में, वहाँ से पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स में। उसके बाद से ज़्यादातर ऐसा सिवाय कुछ साल जो बाहर काम वाम किया, बाकी सारा ऐसा मैं लम्स के साथ ही रहा हूँ। लम्स से अब मेरी एसोसिएशन इवन पीएचडी के बाद तकरीबन 97 से 25 साल हो गए हैं, 26 साल लम्स में पढ़ा रहा हूँ। इसमें स्टोरी में और क्या इंटरेस्ट की बात है कि क्या चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। बाय ट्रेनिंग मैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, और गेम थ्योरी, अप्लाइड गेम थ्योरी वगैरह को देखता हूँ। तो उसी नज़र से मैं जिस भी एरिया में, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसी नज़र से तकरीबन सारी चीज़ों को देख के इश्यूज़ वगैरह को समझने का मौका मिलता है। और मेरे लिए रिसर्च और टीचिंग ही बहुत शुरू से, यानी अभी मैं बैचलर्स में आया ही था, उससे भी पहले शायद मेरे लिए बड़ा क्लियर था कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करना, मैंने और कुछ नहीं करना। वो जो भी बीए वगैरह करता है उस पर प्रेशर होता है, सीएसएस कर लो ये वो। तो मेरा वो कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने वालिदैन को कहा था कि भी मैं एकेडमिक ही रहना चाहता हूँ, और सारी उम्र बस पढ़ाने में लगाना चाहता हूँ। सो आप बाय चॉइस टीचर हैं? बाय चॉइस। एंड देयर आर वेरी फ्यू जो कि बाय चॉइस टीचर होते हैं। इससे बड़ा अलमिया कम ही है पाकिस्तान में या दुनिया में भी, पर ख़ास कर पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल आपने सही कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, पर वहाँ तो फिर थोड़े लोग बाय चॉइस आ जाते हैं, लेकिन जो स्कूल लेवल है हमारा, उसमें बाय चॉइस टीचर बहुत कम बनते हैं लोग, क्योंकि वो रिटर्न्स गालिबन नहीं मिलते हमें, चाहे वो इज़्ज़त की टर्म में हो, पैसे की टर्म में हो, तनख्वाह, ये वो सारा कुछ।
जो कि मिलने चाहिए टीचर्स को। आप देखेंगे कि जहाँ फिनलैंड में या बहुत सारे मुल्कों की हम बात करते हैं, वहाँ एंट्री स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, वहाँ सैलरीज बहुत बेहतर हैं, तो लोग बाय चॉइस बनना चाहते हैं टीचर, और फिर हम उसमें से चुनते हैं कि कौन सा को बनना चाहिए, कौन सा को नहीं बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है कि जो अमूमन सोचा जाता है कोई कुछ ना कर सके, जिसको CSS ना हो, कोई और जॉब ना मिले, मेडिकल में नहीं जा सका, इंजीनियरिंग, तो वो फिर कहते हैं चलो टीचर बन जाओ। और ये आई मीन इसी से अंदाज़ा, वो जो आपने प्रायोरिटी की बात शुरू में की, वो इसी से अंदाज़ा होता है कि एक कौम ये कह रही है कि जिन लोगों ने आपका फ्यूचर बनाना है वो लोग आने चाहिए जो बाकी प्रोफेशंस में ना जा सकें। इसी से अंदाज़ा होता है कि हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं एजुकेशन को। अच्छा सर, पहले जैसा कि कहा जाता है या हम जितने अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो उस्ताद होता था उसको बड़ी एक रिस्पेक्ट होती थी, मुर्शिद होता था, और सोसाइटी भी उसको बड़ी रिस्पेक्ट देती थी। तो आपके बड़ा होने से अब आप क्या देख रहे हैं कि हम क्या डिक्लाइन की तरफ गए हैं या हमने कोई चीज़ इम्प्रूव भी की है उस टर्म में? किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं वैसे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो रिस्पेक्ट किसी ज़माने में असातिज़ा की होती थी वो अब नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा बहुत हो गया, तो जहाँ पहले कुछ कॉलेज, कुछ स्कूल, कुछ यूनिवर्सिटियाँ थी, अब वो हर तरफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन गई हैं। तो एक साइज़ बड़ा होने से किसी भी चीज़ का उसका एक इफ़ेक्ट आता है कि उसमें बहुत ज़्यादा और लोग भी आ जाते हैं जिनका उस तरह से सोच नहीं होती। दूसरा, हमने 80 की दहाई से तालीम को कमर्शियल भी कर दिया है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी कि जितने मर्जी स्कूल खोलें, तो वो एक कमोडिटी बन गया है एजुकेशन, जिसमें आप पैसे दे के ख़रीदते हैं। जितना ज़्यादा पैसे दे देंगे उतनी अच्छी आपके समझते हैं कि क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो जो पैसे से जुड़ना है एजुकेशन का, वो भी फिर असातिज़ा की ज़ाहिर है उनकी रिस्पेक्ट वगैरह कम करता है कि ये तो या पैसे के लिए आए हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं, या पैसे के लिए ही काम करते हैं, तनख्वाह वगैरह के लिए काम करते हैं। तीसरी मेरे ख्याल में चीज़ ये भी हुई कि जो असातिज़ा का रोल है वो नंबर ज़्यादा होने से वो भी जो आपने मुर्शिद का रोल की बात की थी, मुर्शिद के रोल में बहुत बड़ी चीज़ रोल मॉडल की होती है। एक आपके एक किस्म के somebody that you look up to है कि आपके लिए मशअल राह कोई है। वो किसी ज़माने में असातिज़ा का वो किरदार बिल्कुल था, और लेकिन अब वो बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। अब तो बड़ी एक कमर्शियल सी ट्रांजैक्शन होती है ना कि भाई क्लास में आए, पढ़ाया, चले गए, ज़्यादा, या फिर उसी हिसाब उस्ताद से ट्यूशन दे दी शाम को, तो वहाँ पे फिर वो इज़्ज़त का रिश्ता है। आई थिंक अल्लामा साहब का एक शेर है, कहीं ये शेर क्यों याद नहीं है, लेकिन उसका कुछ वैसे ही मिसला है कि जब तालीम में ये वो पता नहीं क्या तालीम का बिल पेश कीजिए या ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि जब वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन जाए तो जो हम वो कहते हैं कि ये नबियों का पेशा है वगैरह, वो चीज़ तो उसमें नहीं रहती ना। कौन सा नबी है जो पैसे के लिए ऐसे काम पढ़ाता है? नहीं है ना वो। तो वो कमर्शलाइजेशन से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया उसका, जिससे इज़्ज़त जो है इसकी पेशे की। उसमें ये है ना कि सोसाइटी का रोल है ना कि वो इसको कैसे, इसका नैरेटिव कैसे बनाती है, इसकी रियलिटी कैसे बनाती है। यानी ये कोई नहीं कह रहा कि असातिज़ा की अपनी ज़रूरियात नहीं, उनकी फैमिलीज़ नहीं, उन्होंने भी आखिर कुछ एक अच्छी ज़िंदगी उनकी भी होनी चाहिए ना। तो वो उनके कहे बगैर अगर वो चीज़ें सोसाइटी प्रोवाइड नहीं करती तो फिर मजबूरी है ना कि फिर वो कभी ट्यूशन पढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत सारे असातिज़ा या ऐसे लोग आ जाते हैं इस प्रोफेशन में जो सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। अगर हम एज अ सोसाइटी उसको नहीं ठीक करेंगे तो फिर वो ऐसे ही चलेगा और ज़्यादा होता जाएगा कमर्शियल। अच्छा सर, जैसा कि ये आप समझते हैं कि ये कल्चरल लॉस भी है एक तरह से, जैसा कि मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज़ किया जो कि मुर्शिद है, उसके साथ बहुत सारी कनोटेशन भी अटैच हैं। अब तो वो बहुत वर्ड की वैल्यू भी बहुत डाउनग्रेड हो गई है। तो आपके ख्याल में ये हमारी सोसाइटी में कल्चरली भी एक डिक्लाइन आया है इस तरह की वैल्यूज़ में? चेंज डेफिनेटली है, सारी सोसाइटीज़ में ही है और वो हमारी सोसाइटी में भी एक चेंज का प्रोसेस, इर्तिका का प्रोसेस चलता रहता है। अब वो अच्छा है या बुरा, उसका फ़ैसला पीछे देखते हुए ही हम कर सकते हैं।
तो ज़ाहिर है कुछ ट्रेंड्स तो बहुत बुरे भी आए हैं इसमें, जो जैसे सीखने का अमल जो है ना, वो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है कि वो स्किल्स जो आप टीचर सामने खड़े होकर सिखाते हैं, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो भी है, हम बैचलर्स तक स्किल लोगों का ख्याल में ज़्यादा मिलती है। लेकिन इल्म का ताल्लुक़ या तालीम का ताल्लुक़ सिर्फ स्किल से नहीं है। इसमें आपकी शख्सियत का फॉर्मेशन, इसमें आपके सोचने की सलाहियत, जिसे अब लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन वो सारा जो पर्सनैलिटी बनाते हैं, जो इंसान बनाने का अमल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक तरह से अगर आप सोचिए कि भाई दिल भी है, दिमाग भी है, रूह भी है, उन तीनों की तालीम और तरबियत पे फोकस करना है, क्योंकि हमने बनाना है वो शहरी और वो इंसान जो आगे जाके पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा या दुनिया के किसी भी खत्ते में लोगों लेके जाएंगे। उसकी शख्सियत बनाने में सिर्फ ये नहीं है कि इसको मैथ्स कितनी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी कितनी, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात कितनी आनी चाहिए, पर ये भी है कि इन सब का उसने समझना उसको कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अब बनाना कैसे है कि उससे दुनिया कैसे देखनी चाहिए, जिसे विज़डम कहते हैं ना, कि विज़डम कैसे आएगी उसमें। वो विज़डम आती थी बहुत ज़्यादा, उसका ताल्लुक़ था आपके जो असातिज़ा से ताल्लुकात होते हैं, जो आप उनको करते सीखते हैं, देखते थे कि ये क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस जो थी, कॉल और फेल दोनों में तब पे नज़र रहती थी वगैरह, वो सारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिर है कल्चरली एंड एज ए सोसाइटी वो लॉस तो है बहुत बड़ा। अब रोल मॉडल कौन है? क्या वो फैशन की दुनिया से आ रहा है? इलॉन मस्क के रोल मॉडल हैं, जेफ बेज़ोस हैं, या कोई सो वो रोल मॉडल बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो वो रोल मॉडल जो है, अब फ़र्क है, अब लोगों के रोल मॉडल असातिज़ा नहीं है, हो सकता है वो ये जो बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, कोई फैशन इंडस्ट्री से हो, कोई गाने वाली तरफ से हो, उसमें बुराई कोई नहीं है, वो सारे भी हैं। लेकिन जो रोल असातिज़ा का था, जो कि शख्सियत की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। यू डोंट लुक टू अ स्पोर्ट्स स्टार, चाहे वो क्रिकेटर हो या कोई हो, कि वो शख्सियत की फॉर्मेशन में रोल मॉडल बने, बड़ा मुश्किल है, उनका काम अलग है। असातिज़ा तो एक्चुअली उनके ड्यूटी का हिस्सा था ये। सर, जैसे कि अब आपने थोड़ा सा उसको पास्ट में लेके गया कि ऐसा ऐसा था, मैं थोड़ा सा मज़ीद पास्ट में लेके जाऊं तो जैसे कि ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, अब उसमें माशरे का भी एक बहुत बड़ा रोल था, जो कि उस टाइम पे जो कि आइडियाज़ को लेके आ रहे थे, जो फिलॉसफी उस टाइम पे डिस्कस हो रही थी। तो हम तो फिर देखें तो माशरे ने भी तो हम तो एज ए माशरा भी कुछ नहीं कर हम, ठीक है, आपने अपनी बहुत सारी बातों में ये भी कहा कि हमारी रियासत जो है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा जैसा कि उस टाइम पे एक एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट था, और सिटीज़ जो थे वो अपनी अपनी जो डेवलपमेंट किया करते थे, इस तरह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर भी माशरा तो उस टाइम पे ये काम कर रहा था, जो रोल प्ले कर रहा था, जो रोल आज एक नेशन स्टेट ने प्ले करना है। तो वो माशरे ने वो कहाँ से डाइवर्ट हुआ माशरा? तो नेशन स्टेट तो अब 200-250 साल 300 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन नेशन स्टेट को। लेकिन दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वो 70s और 80s की दहाइयाँ है, जिसमें काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है हमारे में। एक तो क्या हुई ईस्ट पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में उसका सारा फॉल आउट था, मगर उसके साथ फिर भुट्टो साहब और ज़िया साहब का टाइम, दोनों पाकिस्तान को चेंज करने में इनका दोनों का बहुत हाथ है। और मुझे लगता है कि वो ये नहीं सिर्फ कि ज़िया साहब इस्लाम ले आए और उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात कंपल्सरी कर दी, वो चीज़ें भी हैं, उनका इम्पैक्ट अभी तक चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया में आई थी और पाकिस्तान में भी आई, वो थी प्राइवेटाइजेशन की, और इस ख्याल की कि प्राइवेट सॉल्यूशंस आर बेटर देन कम्युनल और पब्लिक सॉल्यूशंस। सो हुआ क्या, अब आप देखें ना, आज के दौर में पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों में तालीम, सेहत दोनों प्राइवेट हैं। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं आप प्राइवेट जाते हैं, नहीं कर सकते तो फिर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं।
और ये सिर्फ तालीम और सेहत नहीं, पानी, बहुत जगह सूएज का, जो हमारे गार्ड्स का सिस्टम है, सिक्योरिटी का, बहुत सारी ये चीज़ें प्राइवेट हो गई, जो अगर आप इवन 1950-60 तक जाएँ और 70s तक, तो सोच ये थी कि ये आर पब्लिक गुड्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। स्टेट को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी, वो नोशन ही बदल गया 70-80 की दिहाई से लेके अब तक। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अपना ज़्यादा सोचना शुरू किया, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिली का इंटरेस्ट, उस पर ज़्यादा सोचते थे और प्राइवेट सॉल्यूशंस की तरफ जाते थे रादर देन पब्लिक और कम्युनल सॉल्यूशंस। उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। एक ये चीज़ चल रही थी। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में होती रहती है, जैसे ज़िया साहब का दौर था, डिक्टेटर बैठा हुआ था आके, उसकी वजह से जो हमारे सोसाइटी में कम्युनल गैदरिंग्स की जगह होती हैं और जिनकी फॉर्मल फॉर्मेशन है वो भी रुक जाती है। यानी इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। आपने जो तोड़ फोड़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो सबके सामने है, ठीक है। आज कौन सी पार्टी है जिसके ग्रास रूट्स वगैरह कोई मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज है एज अ पॉलिटिकल पार्टी? जैसे जो फैब्रिक आपने तोड़ा, जो वो फैब्रिक आपने सारा तोड़ दिया, उनके बंदे ये वो अजीब तोड़ फोड़ हुई पार्टीज़ में। स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दी, जहाँ से बहुत सारी आपकी फ्यूचर की आनी चाहिए लीडरशिप, वो आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। NGO मूवमेंट की डेवलपमेंट सारी एक तरह से बड़ी अच्छी है कि प्रोविज़न करता है, पर दूसरी तरह से वो स्टेट की एब्डिगेशन भी है ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो फिर NGOs प्रोवाइड कर रही हैं। और NGO मूवमेंट इज़ नॉट पोलिटिकली, ये जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है वो बाय डेफिनेशन पॉलिटिकल है। उसमें से आप अगर पॉलिटिक्स निकाल देते हैं तो फिर सर्विस प्रोविजन रह जाती है जो NGO कर सकता है। वो पॉलिटिक्स और वो कम्युनिटी की फीलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता। बहुत कोशिश करते हैं कई NGOs के लिए, हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वो ऑर्गेनाइज अगर करना है तो उसमें फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स आने ही पड़ेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को। मसावात का प्रिंसिपल है, फलाना प्रिंसिपल है, जस्टिस है, ये है, वो प्रिंसिपल्स लाने पड़ेंगे और उस प्रिंसिपल्स पे आप सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इस तरह से, सॉरी टू कट यू, फिर इस तरह से तो सिविल सोसाइटी भी हमारी जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज ना हुई ना। बिल्कुल नहीं हुई ना। इसीलिए तो देखें ना, जब मूवमेंट कोई बनी भी तो वो लॉयर्स के थ्रू बनी। मसलन जो लॉयर मूवमेंट थी, जब जस्टिस साहब को निकाला था तो वो लॉयर्स के थ्रू मूवमेंट बनी थी, जिस पे आके पॉलिटिकल लोगों ने कहा था कि ये हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे, ये वो कोई ग्रास रूट से तो नहीं आई थी कोई और कम्युनिटी। लॉयर्स कम्युनिटी है बिल्कुल एक कम्युनिटी, पर वो एक फ़र्क तरह की कम्युनिटी है ना, इट्स नॉट सोसाइटल वैसे कम्युनिटी उस तरह की। और इस दफ़ा फिर आपने देखा कि PTI को जब मुसीबत पड़ी तो उन्हें वापस थोड़ा रिट्रीट करना पड़ा टुवर्ड्स द लॉयर्स। वो लॉयर्स को वापस बीच में मेन स्ट्रीम में, और आजकल भी पार्टी लॉयर ही चला रहे हैं। ठीक है। आई थिंक वो जो तोड़फोड़ हमने ये की है ना पिछले 30-40 साल में अपने कम्युनिटी सिस्टम्स में, और उनको जो चीज़ें बना सकती थी ये वो, उसका हम खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं और उसका नुकसान हमें बहुत हो रहा है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन जो है, डू यू थिंक इज इट ग्लोबल या इज इट इज़ ग्लोबल फिनोमेना? रिमेंबर अमेरिका में भी द क्लोजिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड किताब लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में भी वो डिक्लाइन है, डेप्थ कम हो रही है लोगों में, ये वो वगैरह वगैरह, ज़्यादा आइडियाज़ उस तरह से नहीं आ रहे। बिल्कुल। और अच्छा लिटरेचर, अच्छा गहरा फ़िलासफ़ी वगैरह ये वो फ़िलहाल नहीं है, ये कम है। जो भी अब वो बहस है या नहीं है, बट बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि है। यहाँ हमें लगता है बिल्कुल है। देखें, और उसकी बहुत एग्जांपल्स हैं। आप हिस्टोरिकल डिबेट देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन 73 का जब बना, उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिस लेवल की डिबेट हो रही थी, क्या 18वीं तरमीम पे जो 2010 में हुई वैसी डिबेट हुई थी? नहीं हुई थी। ठीक है। आप क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियन, क्वालिटी ऑफ लॉयर, क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिटी ऑफ जो भी आप देखना चाहते हैं वो देखें, एक्सेप्ट यहाँ सर्विस प्रोविज़न मैटर करती है। जैसे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट सब ज़्यादा आ गए हैं, वो 60s में शायद इतने नहीं थे, वो तो साइंस की तरक्की के साथ लिंक्ड है ना। पर जहाँ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है ना, वहाँ डिक्लाइन बड़ा क्लियरली नज़र आता है। वो ना वो बैठक है, ना वो चौपाल है, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गए हैं कि कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं,
कौन से फोरा हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जो हमारे इंडिजिनस थे, जो इंडिजिनस नॉन दोनों हो सकते हैं ना, टाउन हॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब टाउन हॉल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फ्रेयर हॉल वहाँ पे कराची में बस बिल्डिंग बनी हुई है, ये वो भाई क्या कहीं इस्तेमाल होने इतना। इवन आप देखें कि ट्रेडिशनली मस्जिद वॉज अ कम्यूनल स्पेस, इज़ अ कम्यूनल स्पेस, लेकिन उसको हमने कई दफ़ा इतना ज़्यादा कर दिया कि भाई बगैर ये किए अंदर नहीं जा सकते, ये जा सकता है, ये नहीं जा बात नहीं कर सकते, इस मसलक पे आ सकता है, इस मसलक का नहीं। मैंने अभी पिछले महीने में कराची थे, वहाँ बाहर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था उन्होंने कि ये इस मसलक की मस्जिद है, बाकी लोग बेशक ना आए। अब ये कोई बात है? अगर आपने ऐसे डिवीज़न कर दी तो फिर वो कम्यूनल स्पेस भी ख़त्म हो गई ना। और जो नया मीडिया आया वो तो और आइसोलेटिंग है ना, चाहे वो ट्विटर है या यूट्यूब है या बाकी चीज़ें हैं या फेसबुक है, ये हैज़ नॉट बीन हेल्पफुल इन क्रिएटिंग दैट कम्युनिटी स्पेसेस। ये तो इको चैम्बर्स बना रहा है, इको चैम्बर्स भी, और प्लस इसमें जो वो सारा फॉल्स नैरेटिव है वो जिस पे मारिया रसा की पूरी किताब है, हाउ टू फाइट अ डिक्टेटर या ऐसा कुछ है, वो ये जो है इधर से फिलीपीन से, जिसको नोबेल भी मिला था 2 साल पहले जर्नलिस्ट को, उसकी पूरी इस पे किताब है कि किस तरह इनको यूज़ किया गया है सोशल मीडिया को अगेंस्ट ऑपोजिशन, अगेंस्ट एनीवन हु स्पीक्स अप। उसके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चल पड़ती है, उसको वो इतना वल्नरेबल कर देते हैं कि वो बैंकरप्ट भी हो जाता है, वो कई दफ़ा एक्सट्रीमिस्ट के हाथों मार भी खाता है, 15 उस पर FIR हो जाती हैं और वो फिर FIR हो जाता रहता है, राइट। सो हाँ, द स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आइसोलेटिंग पीपल वो बढ़ गए, और जो सारी स्पेसेस थी जहाँ कम्युनिटी बन सकती है, बढ़ सकती है, वो सारी ख़त्म हो गए। तो जाहिर है फिर उसका नुकसान यही होता है कि अब हम जब सोचते हैं कि जी हम सब मिल के कुछ करें, तो मिलने की कोई जगह और मिलने के क्या वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिसकी बेसिस पे मिले, वो नहीं मिलते। अब तो लाहौर में वो चाय की जो जगह बनी है वो वहाँ पे म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि आप आराम से बैठ के बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो इवन जो कॉन्सेप्ट था ना, वो जहाँ अदीब वगैरह इकट्ठे होते थे, वो तो अब ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बात है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो बहस विद द सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, एक जो बहस आजकल हो रही है वो ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो आपके मुताबिक थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें कि क्या है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? फिलोसॉफिकली तो देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो तो ये है कि एसेंशियली इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं एक्सेस टू फैक्चुअल थिंग्स किसी हद तक है, कि भाई मैं अगर कहीं कोई चीज़ हो रही है या किसी चीज़ के बारे में आपको बताना हो, पता हो, तो ये चीज़ें। नॉलेज इज़ यूजुअली डिफाइंड एज सम, देयर इज हैज़ टू बी अ नोशन ऑफ जस्टिफिकेशन इन इट। ठीक है। सो आपकी एक्विजिशन उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज में तब टर्न होती है जब उसका कॉज़ैलिटी लिंक्स, जस्टिफिकेशन लिंक्स भी साथ बना सके। आप ये कह सकें कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके पीछे कुछ कॉजल लिंक्स क्या हैं, ये वो उसके बगैर नॉलेज नहीं बनती, क्योंकि वो आपके नॉलेज का कॉन्सेप्ट इज़ मच मोर इंटरनल, इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इज़ मच मोर एक्सटर्नल। दीज आर द थिंग्स दैट आर। ठीक है। व्हेन इट टर्न्स इनटू नॉलेज, देयर इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ यू that gets involved in it as well. उस अगर मैं इफ़ आई पुट इट राइटली कि अगर इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है और आप उसको प्रोसेस करते हो तो देन इट कैन बिकम नॉलेज। बिल्कुल। प्रोसेसिंग भी एक ख़ास तरीके से ना। अच्छा। नॉट ऑल प्रोसेसिंग विल वर्क। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखें कि एक खातून है, वो कहती हैं कि बच्चा फ़ौज में गया हुआ है, वो कहीं वहाँ पे मिसिंग इन एक्शन है। ठीक है। फ़ौज 15 दिन बाद कहती है कि जी हमें बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन वो हमारे ख्याल में मर गया। माँ इंसिस्ट किए जाती है कि नहीं, वो जिंदा है, राइट। अब ये जो माँ कह रही है कि वो जिंदा है, दिस कांट बी नॉलेज, राइट, बिकॉज इसका कोई कॉजल लिंक ही नहीं। इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ अ मदर, बट दैट कांट राइज टू द लेवल ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर कॉजल लिंक्स इसके अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हो सकता है वो वाकई जिंदा हो।
इवन अगर वो जिंदा भी है तो माँ का ये बिलीफ कि वो जिंदा था कांट बी नॉलेज, राइट, बिकॉज इट हैज़ देयर इज नो प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर हर बिलीफ। वो जस्टिफिकेशन हमें मिलती है कॉज़ैलिटी लिंक्स, रीजनिंग के ज़रिए, आर्ग्यूमेंटेशन के ज़रिए कि भाई मेरे ख्याल में ये चीज़ इस तरह है और इस तरह, इस वजह से ये इस तरह है। वो जो वजह की आर्ग्यूमेंट है ना, किसी भी पढ़े लिखे माइंड के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सम वेज व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ दैट एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और फिर विजन में कन्वर्ट करना, कि उस नॉलेज को फिर इस्तेमाल आपने कैसे करना है। वो 2 स्टेप्स जो है ना, कि इंफॉर्मेशन नॉलेज बने और नॉलेज फिर विजडम की तरफ जाए, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशन के लिए। और सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारा तो पता नहीं इन्फॉर्मेशन भी है या मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको लोग बेसिस बना के कोशिश करते हैं कि वो उसको एज नॉलेज आगे चलाया जाए, जो कि इज़ वेरी डेंजरस और कैन बी। थोड़ा सा कन्वर्सेशन को लाइट मोड पे लेके जाते हैं। आपका रिसेंट आपने एक आर्टिकल लिखा था जो कि कराची का ट्रिप था। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस डिफरेंट? अच्छा, कराची में कभी रहा नहीं था। ये मौका मिला मुझे आगा खान यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट है, IED, उनके डीन ने कहा कि आप आजकल सबैटिकल पे हैं। मैं आजकल नाम से 1 साल की सबैटिकल पे हूँ, अपनी किताबों पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप महीने के लिए फिर यहाँ आ जाएं कराची, हमारे पास स्टूडेंट से मिलें, 1-2 कुछ लेक्चर करें, कुछ और चीज़ें करें। तो वो फिर मैं 1 महीने के लिए वहाँ रहा। ये मेरा पहला इत्तेफाक था कराची में महीना। मैं इस्लामाबाद, लाहौर में रहा हूँ, कराची में नहीं रहा। पेरेंट्स आप मुझे कराची आए कहते हैं, तो आप जिस तरह से उर्दू बोलते हैं वो भी उस तरह की है, ये उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, हालांकि मैं सारी उम्र लाहौर रहा हूँ या बाहर रहा हूँ, कभी कराची। कभी आपको पहले किसी ने ये कहा है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क ये आ रहा है कि उर्दू, अगर बहुत सारे लोगों की लाहौर में पंजाबी आइज़ उर्दू हो गई है थोड़ी सी, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि कराची का है। हालांकि बोथ माई पेरेंट्स आर पंजाबी और यहीं के थे, इसी पार्ट ऑफ पंजाब के। बारी वैसे कास्ट जो है, कास्ट नहीं है, मेरे वालिद का नाम है सिर्फ, इट्स नॉट अ कास्ट। अच्छा, लेकिन वैसे कास्ट भी तो है ना बारी? शायद मुझे उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये सिर्फ वालिद का नाम था जो मेरे साथ, मेरे नाम के साथ अब है। तो कराची का बहुत ज़बरदस्त, मेरा ख्याल बड़ा मुख्तलिफ शहर है वो। एक तो खैर उसकी माशाअल्लाह रौनक और एक्टिविटी लेवल, बहुत बड़ा शहर है, लाहौर कुछ नहीं उसके अंदर। फिर लाहौर में ज़्यादातर लाहौरी और पंजाबी होती हैं, कराची में हर तरह का बंदा मिलता है। डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना, वहाँ एथनिक डाइवर्सिटी भी है, वहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी कुछ हद तक है, वहाँ हिस्टोरिकली भी डाइवर्सिटी रही है। सो देयर इज़ अ पारसी कम्युनिटी, मेमन्स, गोराज, जो इस्माइलीज़ हैं वो भी हैं, फिर ऑब्वियसली शिया सुन्नी। तो एक तो वो जो मसलक की डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर पंजाब से भी लोग हैं, सिंध, बलोचिस्तान, KP, इवन बंगाली से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, ऐसे हैं, बिल्कुल है। और जिन्हें महाजिर कहा जाता है, जो स्पीकिंग आए थे, वो भी काफ़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में। सो इट्स अ लवली मिक्स। उससे हर तरह की डाइवर्सिटी मिल जाती है ना, ज़बान की डाइवर्सिटी, कल्चर की, कुजीन की। वहाँ खाने लाहौरी मारेंगे मुझे किसी वक्त, लेकिन वहाँ का खाना मेरे ख्याल में लाहौर से बेहतर है, जो कि बड़ी ट्रैवस्टी लगती है ये कहना, लेकिन एक्चुअली। एंड प्लस आई थिंक वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, बिकॉज आई थिंक अब उसकी क्या वजह है, मे बी मार्केट ज़्यादा डेवलप्ड है, देयर इज़ मोर प्रेशर टू परफॉर्म। जो भी वजह है, मुझे लगा कि वहाँ पे हर सर्विस में जो सर्विस प्रोविजन है उसमें प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। वो ऑफिसेज में भी आपको लगता है द वे पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एट्सेट्रा, वो आपको एक मसलन कोई डिलीवरी के लिए खाना भी डिलीवर करने आता है, सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। उसकी शायद ये वजह हो कि जॉब्स आर मोर कम्पेटिटिव, लोगों को अपनी नौकरी कर जाता है। आप दुकान के अंदर जाते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ। आप यहाँ लाहौर में दुकान में जाते हैं ना, सेल्समैन का ऐसा लगता है इंटरेस्ट ही कोई नहीं बेचने में, आपको कुछ ये नहीं है, लो नहीं लेते, वो ना हिलता है ना फिर ज़्यादा वो तरद्दुद करता है। आप कराची में जाएँ, पीपल विल कम अप टू यू, पूछेंगे क्या चाहिए, बड़ी हो दुकान छोटी हो,
किसी न किसी तरह हेल्प करने की कोशिश करेंगे. सो देयर इज मोर ऑफ अ सर्विस कल्चर विच आई विश वुड डेवलप इन लाहौर ऑल्सो, लेकिन एंड इन इस्लामाबाद एंड अदर प्लेसेस. सो उस लिहाज से भी बड़ा शहर मुख्तलिफ है, बिकॉज वन इज़ नॉट यूज्ड टू दैट इन at least Lahore. I think there is गवर्नेंस वाइज एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि अच्छा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, ठीक है, वहाँ पानी भी वो ट्रक माफिया या जो भी क्या कहलाता है वो क्या टैंकर माफिया ये वो पता नहीं क्या, और वो सड़कें भी टूटी हुई हैं, सूएज के भी बहुत मसले हैं वहाँ. लेकिन पीपल आर मोर वो गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो जिस तरह भी मैनेज कर सकते हैं खुद ही कर लेते हैं, और उसमें वो मार्केट पूरी फिर डेवलप हो जाती है, चाहे वो टैंकर की हो या कोई और हो. एंड आई थिंक एटीट्यूड्स में भी लगता है कि उनसे पूछे उनकी इन जनरल मुझे लगा उनकी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई है, और कहते तो करना नहीं, आप ही कुछ कर लो, राइट. And that makes a huge difference. So it's a more enterprising place in that sense, right? Because then you look for solutions, etc. आप इंतज़ार नहीं करते कि भाई सड़क बननी है तो वही आगे बनाएंगे. आप उसका कोई वाया मीडिया निकालते हैं कि फिर हम काम कैसे आगे चलाएं. सो इन दैट सेंस आई फाइंड इट, आई मीन it is the engine of growth for, and it can be for Pakistan. I think अगर थोड़ा सा वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी वाली बात है कि थोड़ा सा नम चाहिए. अगर आई होप प्रोविंशियल, लोकल और फेडरल गवर्नमेंट कराची को एज अ हब ट्रीट करें फॉर एक्टिविटी, इट कैन जनरेट सो मच मोर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट. हमारा एक्सपोर्ट हब हुआ है, हमारे बहुत से इंडस्ट्री का हब हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का. तो जितना वो तगड़ा होगा उससे बाकी मुल्क को भी फ़ायदा होगा. नहीं सर, हम उसकी जगह गवादर बनाएंगे ना फिर. अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब इतना बड़ा 20 में 18 मिलियन जितना भी इतना बड़ा शहर है वो, राइट. एंड इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री एंड यू रीड अबाउट द कराची ऑफ 50s, 60s एंड 70s, उस पर किताबें भी हैं, लोगों ने लिखा है, बड़े बूढ़े, मतलब मेरे वालिद बड़ी देर कराची रहे थे, लिविंग एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, वो भी बता. It was an amazing city, right, with tremendous potential, much more than a Dubai or a whatever in the region, right? Yet we have not been able to transform it. I think अगर वैसा कोई बन जाता हब तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होता ना, और किसी के लिए अच्छा होना था. बिल्कुल. अच्छा सर, दिस कैन बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट मैं पूछ ही लेता हूँ कि क्या जो आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, या अगर उसको नैरो डाउन करें तो हमारा जो साउथ एशिया है, क्या हम डम लोग हैं, या हम लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली? जैसा कि अगर आइडियाज़ जो भी आजकल टेक में जो रेवोल्यूशन है, या आइडियाज़ अगर जो भी हमारे पास हैं वो बोरोड है, अगर रिसर्च हो रही है तो वो भी हम किसी के काम पे कर रहे होते हैं, ना कि हमारा कोई अपना काम होता है. सो ये क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था कि मैं आपसे पूछूं, सो आप बताएं. दरअसल मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे रह गए हैं बहुत सारी चीज़ों में ना, तो इसीलिए हम उस फ्रंटियर पे नहीं जहाँ पे वो आइडियाज़ बहुत सारे कुछ चीज़ों में हैं, कुछ में हम बहुत पीछे रह गए हैं अपने, चाहे वो साइंस में ज़्यादातर एरियाज़ हो साइंस के, चाहे वो इवन माशरती एतबार से बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं. अभी तक हम कास्ट, कलर, क्रीड, इन तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, जो कि दुनिया के बहुत सारे इलाके उससे बहुत आगे निकल गए और चीज़ों में काम कर रहे हैं. सो वो और हमारा जो तालीमी निज़ाम और बाकी निज़ाम हमने बनाए हैं वो हमें उस कैचअप की जगह और मज़ीद पीछे छोड़ता जा रहा है. आगे देखिए कि पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चा स्कूलों से बाहर है. बताइए वो जब 18 के बाद या 16 के बाद जब भी उनकी शादियां होती हैं, बाकी चीज़ें हुई, वो करेगा क्या नौकरी मिलेगी? आज हम कहते हैं कि जी मैट्रिक पास, बीए पास, एमए पास जो भी है, वहाँ हम नौकरियों में मुश्किल हो रही है. तो एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं है, तीसरी चौथी में छोड़ गया, उसको कौन सी हम नौकरियाँ देंगे? कहाँ पे काम करेगा? किस तरह की इवन एंटरप्रेन्योरशिप दे सकते हैं? क्या करेगा वो? और जब 26 मिलियन इस वक्त हो और हर साल हम 7 मिलियन उसमें ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 6-7 मिलियन जो नया बच्चा आ रहा है, इसको हम कैसे संभालेंगे? हमारे पास इसकी गुंजाइश नहीं है. सो ये जो प्रेशर है पॉपुलेशन का, ये भी हमें पीछे. अच्छा,
इसमें बहुत सारे मुल्क हमारे, आपने साउथ की बात की ना, इसी में लोगों ने डिफरेंट चॉइसेस करके बहुत आगे भी चले गए हैं। आप श्रीलंका देखिए, उनका लिटरेसी लेवल देखिए, उनके जो एजुकेशन और हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं वो देखिए। आप बांग्लादेश देखें, हमसे 71 में कितना पीछे था, आज वो हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, नेशनल इनकम की बात नहीं, मैं एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों की, विमेंस पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसमें हमें बहुत पीछे छोड़ गया है। इंडिया के बहुत इलाके हैं ऐसे जो बहुत आगे निकल गए, केरला वगैरह, लेकिन ओवरऑल भी इंडिया हैज़ बीन, उनका साउथ ओवरऑल उनके नंबर्स बहुत अमेजिंग नंबर्स हैं। तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है इंडिया भी उससे कि क्या, कि चाइना हमारे नेबरहुड में बैठा हुआ है, वो भी उसने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया। सो ये कोई जेनेटिक्स का इशू नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की बात है कि इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे फॉर्म करते हैं और वो अपना काम फिर कैसे करते हैं, इन गिविंग पीपल दी फ्रीडम एंड दी अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कदगन हर चीज़ पे लगे हुए हैं ना, और वो कदगन ज़्यादा ही हो रहे हैं ओवर टाइम, चाहे वो रिलीजियस स्पेस हो, चाहे वो सोशल स्पेस हो, या कोई और स्पेस हो, पॉलिटिकल स्पेस हो। हम आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करते जा रहे हैं, क्लोजिंग। पावर की लेजिटिमेसी में मज़हब को डाल देते हैं। मसला वो भी है। वैसे मुझे लगता है कि पावर की गेम में हम हर चीज़ लिमिट करते जाए, तो ये नहीं सो आई थिंक एक बहुत बड़ी जो गेम है वो ये है कि भाई जितनी ये जो केक है, जितना है इसका कितना बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा, उस पर लड़ाई हो रही है। ये नहीं हम सोचें कि केक को बड़ा कैसे करना है। केक बड़ा होगा तो सारे फ़ायदे में रहेंगे ना। जिसे मसलन ये स्टीवन डेकॉन है, ये क्या उसकी किताब है ना, प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड में, उनकी किताब है गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, राइट। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में डेवलपमेंट हुई है ना, उसमें एक कोलिशन सी बनती है, वो मुख्तलिफ लोगों की, एलीट कह लें, जो भी कह लें, वो कोलिशन बनती है जो ये फैसला करे कि पहले केक बड़ा करना है, बाद में इस पे पड़ेंगे कि किसने क्या खाना है, ठीक है, लेकिन बड़ा तो करो ना। और आपको ये सिंगापुर में भी मिलता है कि उन्होंने देखें किसी वक्त में करप्शन ये वो सारी रोकी, ये किया, केक बड़ा किया। ये साउथ कोरिया, जापान, ये वो सारे, वरना हर कोई फ़ायदा उठा सकता था ना। 45 में नई कंपनियां जो बना रहे थे जापान में, वो फ़ायदा उठा सकती थी शॉर्ट टर्म, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। अब चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, ठीक है ना। इंडिया के बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इन्हें लॉन्ग टर्म की तरफ ले जा रही हैं कि शॉर्ट टर्म गेम मत खेलें। यहाँ ये जो शॉर्ट टर्म पड़ी हुई है ना कि भाई 3 रुपए हैं और वो तीनों मैंने लेने हैं, या उसमें से मैक्सिमम मैंने लेने, वो 3 को 300 कैसे करना है वो हम नहीं समझ रहे। उसके लिए ये बहुत सारी जो एलीट्स हैं ना, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यानी जो भी आप एलीट कहते हैं, समझते हैं, ये वो, उनको इकट्ठे होकर फैसले करने पड़ेंगे कि भाई ये मिनिमम चार्टर, एक किस्म का जो बहुत मशहूर है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो मर्जी के, बट एक बेसिक पैक्ट तो करना पड़ेगा ना कि यार ये चीज़ें हम इस तरह खोलेंगे, लेट पीपल ग्रो, लेट पीपल डू थिंग्स, और उसके बाद फिर ठीक है सबको ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसी तरह हम एक दूसरे पे पड़े रहे कि भाई ना खेलना है ना खेलन देना है, तो फिर तो बात आगे नहीं चले। मुझे आई एम राइट नाउ इन अ प्लेस वेयर आई रियली थिंक पाकिस्तान्स फ्यूचर इज़ एट स्टेक इन सम वे, राइट। हमने अगर अब इन सालों में ठीक ना किया, कुछ में ठीक सिमत अपनी कम से कम ठीक ना की ना, तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो प्रेशर पॉपुलेशन का और बाकी चीज़ों का आएगा ना, सस्टेनेबल हमें हमारे लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जी, तो आपने मेरे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ तो उसका जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन खैर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब हमने ग्लोबल साउथ की बात की, और ग्लोबल साउथ में ही अगर हम ग्लोबल साउथ से लेके जाएं जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसमें भी अगर देखें तो आइडियाज़ का फुकदान है। क्या ये इस्लाम है, इस्लाम और साइंस का जो ये क्लैश है, या इस्लाम जो है वो साइंस की तरफ जाने को ज़रूर सपोर्ट करता है? बड़ी लड़ाई है इस्लाम में, शुरू से ही चल रही है। तो इब्न रुश्द और गज़ाली के वक्त से ये मसाइल हमारे साथ हैं। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल्स आपको अल्लामा साहब में मिलती हैं ना। उनके यहाँ
वो दोनों चीज़ों को किसी तरह फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ, सेपरेट नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, वो चाहते हैं कि किसी तरह मिलें। बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि वो, ये मेरे अल्फाज हैं उनके नहीं, कि वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे जो ईस्ट है वहाँ पे सही तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग और जो कहा गया कि दिमाग का इस्तेमाल करो वो सही नहीं कर पा रहे, और जो वेस्ट है वहाँ दिल का इस्तेमाल सही नहीं, और जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए दिल दिमाग और रूह का वो सही तरह बन नहीं रहा। उनकी जो इवन एजुकेशन पे उनके जो चंद मकालात और ये वो हैं उसमें ये बड़ा क्लियरली है कि वो एक नई यूनिवर्सिटी, एक नई तालीम देखना चाहते हैं फॉर पीपल who happen to be Muslims but who are engaged with the modern world, who are so in a way अलामा के हाँ ये बड़ी क्विंटेसेंशियल सा एक टेंशन मिलती है कि वो इस तालीम से भी खुश नहीं जो दी जा रही थी, और जो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में या बाकी बाहर उससे भी नहीं खुश थे, और चाहते थे कि किसी तरह कोई फ्यूजन क्रिएट हो जो इसको इकट्ठा है। और आज भी वो एक किस्म की लड़ाई, मसलन भूत बॉय साहब, परवेज़ आपने उनका जिक्र भी किया था पहले, वो आज भी ये बात कर रहे हैं ना कि भाई साइंस को सोचो, ये हर चीज़ में रिलीजन को ना हावी करो इस बात पे। ये आई थिंक ये टेंशन बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुल्कों ने चॉइसेस फ़र्क भी किए हैं। देखें आप, इंडोनेशिया मलेशिया जो है वो वहाँ भी मुसलमान बहुत है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे भी बहुत चीज़ों में चले गए हैं, और कई चीज़ों में वो लीड भी अब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह टर्की है, मैं कुछ अर्सा पहले मुझे मौका मिला महीना टर्की में इस्तांबुल में गुजारने का। इट्स अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी फ्रॉम पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मुझे लगा, अब मुझे नहीं पता कि इस मामले को किस तरह टर्किश, आई थॉट कि जितने लोगों से मेरी कम अज़ कम मुलाकात, दे आर वेरी कंफर्टेबल बीइंग टर्किश मुस्लिम्स, दे आर नॉट अरब, दे आर टर्किश बट दे आर मुस्लिम। मैं ये सवाल यहाँ पूछता हूँ आपसे कि हु आर वी साउथ एशियन मुस्लिम्स और नॉट? अगर इंडियन मुस्लिम्स एक टाइम पे इंडिया का नाम बेसिकली साउथ हम इंडियन थे, ठीक है ना, आर वी कंफर्टेबल विद दैट? वो जो लेगेसी है, चाहे वो लेगेसी हो बाबा नानक की, चाहे वो लेगेसी हो बुद्धा की, चाहे वो लेगेसी हो हिंदुइज्म की, वो लेगेसी भी तो इसी साउथ एशिया का हिस्सा है ना। एंड वी हैव टू समहाउ बिकम कंफर्टेबल कि हाँ हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वी आर साउथ एशिया, वी आर नॉट अरब्स। ये जो बहुत ज़्यादा अरबाइज्ड हमारी सोच हो गई ना, और ये मे बी इट्स अ एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड फॉर्जिंग एन आइडेंटिटी, टू नेशन थ्योरी के नतीजे में निकल रही जो भी कनेक्शन है। आई मीन वन कैन आर्ग्यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन दिस प्लेस, लेकिन वो जो एक टेंशन है ना कि भाई हम हैं कौन, जो चले जा रही है, वो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ में भी है, वो हमारी इस्लामियात में भी है, कि भाई हम हैं कौन, हम हैं मुसलमान पहले बिल्कुल हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन मुसलमान है ना, यानी सब कॉन्टिनेंटल मुसलमान है, हम अरब नहीं हैं। तो फिर अरब कल्चर का वो डिस्टेंस तो रहना चाहिए ना, वो अल पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, फिर रहेगा फिर पाकिस्तान। लेकिन जाहिर है मुझे लगा कि बहुत सारे मुल्कों में ये अब उन्होंने काफ़ी सेटल कर लिया, मसला जो है आइडेंटिटी का मसला काफ़ी सेटल, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद हु दे आर, एंड देन दे कैन बी कंफर्टेबल विद देयर पास्ट ऑल्सो। हमें तो लगता है हम पास्ट से कंफर्टेबल नहीं हैं। पाकिस्तान कब शुरू हुआ जी? 47 में। यार 47 से पहले भी सदियों से हम यहाँ लोग रह रहे हैं, और वो जो चीज़ें हमारी आ रही हैं वो सिर्फ मुसलमान की नहीं है, वो हर किस्म की थी हैं, उसमें वो हमारी लेगेसी हैं, उनको हमें एडवांटेज भी लेना चाहिए, उसको इंटरनलाइज भी करना चाहिए। सैडली वो भी सलमान रशीद साहब हैं, तो वो उनको जानते होंगे शायद आप, जो कि ट्रैवल राइटर है। तो वो कहते हैं कि हम हर दूसरी हमारी जो कास्ट है ना यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हम तो अरब्स हैं, हमारा खून अरब है, तो उस चीज़ पे वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि इन सब का डीएनए करा लो, और मोर देन 90% जो है इंडियन इनका जाहिर जो है, इतने लोग तो नहीं आए थे ना, बिल्कुल। तो और अब हम देखें, अगर हम किसी इंडियन से बात करें तो हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, ख़ासतौर पर ये पंजाब वाले तो ज़्यादा होते हैं। लैंग्वेज, कल्चर, कुजीन, हिस्ट्री सारी इकट्ठी है।
ठीक है, मुल्क अलग है, दैट्स फाइन, नेशन स्टेट की एक अपनी लॉजिक होती है, वो ये कोशिश कर, पर किसी तरह तो उसको कंफर्टेबल करना है ना लोगों को अपनी ज़बान से। अब मेरा मतलब है इतनी एलियनेशन कि स्कूलों में बहस ये हो रही है कि भाई अरबी सीखी जाए या ना, क्योंकि वो रिलीजन से लिंक उसका डायरेक्टली करते हैं, और पंजाबी नहीं सिखाते। पंजाबी को ये कहा हुआ है स्कूलों ने कि जी पंजाबी बोलना और गालियाँ देना दोनों मना है, जैसे एक ही बात हुई है, राइट। इतना कल्चर, मेरा मतलब है बाबा बुल्ले शाह से लेके और क्या क्या नहीं है इस ज़बान में, और वो उस ज़बान को ही हम अपना ओन करने से इनकार कर देते हैं कि जी ये हमारी ज़बान नहीं है। कमाल बात है, ठीक है, लेकिन एक उर्दू प्रोजेक्ट चल रहा है, एक फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है, भाई वो भी चलाएं, बहुत अच्छा है, ज़बानें जितनी हो अच्छा है। मैं तो अब ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ी भी अब हमारी ज़बान है। अब 200-300 साल के बाद भी हम यही कहे जाएं कि नहीं ये अंग्रेज़ी जो है सिर्फ ब्रिटेन की ज़बान नहीं है, ये था हमारी ज़बान। पाकिस्तानी इंग्लिश का एक सर्टन स्टाइल है, एक सर्टन उसका एक्सेंट है, उसकी एक लोक्यूशन है, जिस तरह हम पाकिस्तानी तो नहीं है हम और एक्टिव हैं। हम पाकिस्तानी इंग्लिश में बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं है, और वो होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज और कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ये भी ज़बान हमारी है, उर्दू भी है, पर पंजाबी भी है जो मादरी है, पश्तो भी है, सिंधी भी है, ये वो सारी ज़बानें हम। सो वो जो कंफर्ट है ना, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़रूरी है कि हम हैं कौन, उसके साथ वो सेटल होता है ना, तो देन मुझे लगता है कि ये जो आप बात कहते हैं क्या इस्लाम का सिर्फ ताल्लुक़ है, नहीं, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत सारे मुल्कों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमने इसको लॉपसाइडेड कर दिया है कि हर चीज़ में हम ये लेंस ज़रूर ले आते हैं कि भाई इधर से देखें, चाहे वो साइंस है जो हुद बॉय साहब का मेन पॉइंट है, यार साइंस में भी आप, और ज़िया साहब के वक्त में तो बहुत होता था ना, इसके साइंस में भी इस्लाम की बात होती थी। अब भी जो एसएनसी हुआ उसमें जो माइनॉरिटीज़ ने केस भी किया था वो यही था ना कि भाई बात ठीक है, आप इस्लामियात पढ़ाए, ज़्यादा कर दिया आपने, चलो वो भी माना, लेकिन ये उर्दू और अंग्रेज़ी में क्यों इस्लामियात आप ले आते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ का क्या राइट्स रहेगा? नहीं, वो डॉक्टर तैमूर रहमान साहब एक गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब आप फिज़िक्स की किताब उठाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अल्लाह ताला ने बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए से ये कायनात बनाई। तो वो कहते हैं कि जो एक क्वेश्चन है, अब आपने उनके माइंड में ये तो नहीं डालना ना कि डायरेक्ट आके बस यही है, तो फिर पूरी फिजिक्स पढ़ाने का, फिर तो आपने फिजिक्स को मेटाफिजिक्स कर दिया। ये स्ट्रगल अगेन गोज़ बैक टू, मैं ये सारे मॉडर्न मुस्लिम में किसी हद तक देता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ, अलामा साहब में ये स्ट्रगल बड़ी है कि हाउ डू यू फ्यूज़ दीज टू, और वो बहुत बड़ा माइंड था। आई मीन चाहे एज ए शायर देखें या एज ए थिंकर, उनको भी ये उसमें कोई सोल्यूशन दे के नहीं गए, कम से कम मुझे नहीं मिला कोई सोल्यूशन उनके राइटिंग में कि इसको कैसे कैसे किस दोनों लिंक किया जाए, एक साथ लेके चलें, लेकिन वो चलना तो है ना, तो और उसमें कंफ्लेट नहीं कर सकते आप एक आइडेंटिटी को, वरना वो उसका फिर नुकसान होता है हमें। अच्छा सर, जो हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में एक क्लिक है जो कि सारे फैसले करती है, और ये हमें भी पता है इन रियलिटी, और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है या हमारी ओवरऑल हम जिस तरह से सोसाइटी को लेके जा रहे हैं, एक टाइम पे कोलैप्स है, क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है। डोंट यू थिंक कि ये लोग सोचते होंगे कि अगर सोसाइटी या ओवरऑल इस माशरे का कोलैप्स होता है तो उसकी असरात हम पे भी पड़ेंगे और हम नहीं रूल कर सकेंगे इनको? सो माई फीलिंग इज़ कि बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना, मसलन जो थिंकिंग इंस्टीट्यूशनल नहीं है और लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म है कि जो ऊपर आया वो अपने 3 साल का सोच रहा है या 5 साल का सोच रहा है या 4 साल का कि भाई मेरी हुकूमत या मेरा फ्यूचर ये वो कैसे होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों तक सोच लेते हैं। मुल्कों को सोचना पड़ेगा 100 साल 50 साल, क्योंकि आप जिन चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, 20, 30, 40 साल तो लग जाते हैं ना। हमने बाकी मुल्कों में देखा है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, चाहे वो एक्टिव पॉलिसीज़ भी हो, जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, ये वो फिर भी 20, 30, 40 साल लग जाते हैं।
तालीम में भी आप 2 साल 5 साल में कुछ नहीं कर सकते, वो भी वक्त लगता है तालीम में, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है ना। आज जिस बच्चे को आप स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छी चीज़ भी पढ़ा लें तो वो 15-16 साल बाद जाके वो मार्केट में आएगा। अगर पहली जमात में उसने अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया आज से, तो एक किस्म का वो कहानी नहीं है कि बंदा कहता है दरख्त लगाने आ गया तो भाई तुम नहीं होगे जिंदगी पे। तो उसने कहा हाँ, पर अगली जनरेशन तो आएंगी ना, उसके साए में बैठेंगी, और अगर आज नहीं लगाया तो फिर इसका मतलब है और देर होगी, मज़ीद देर होगी। तो ये अर्जेंट है कि लगाएं। मुझे लगता है कि जो अर्जेंट चीज़ें हैं बहुत सारी, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग में आती नहीं है, क्योंकि उनका टाइम होराइजन लंबा बहुत है। सो एजुकेशन इज़ एक्सीलेंट एग्जांपल। हमें पता है एजुकेशन के फ़वाइद किसी गवर्नमेंट को उनके 3-5 साल में नहीं मिलते, इसलिए कोई प्रायोरिटी नहीं रहती। और यही चीज़ गवर्नेंस पे भी लगती है। लोगों का ख्याल है कि ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ये वक्त मैनेज हो जाएगा। वो वक्त मैनेज हो जाता है, पर वो इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आपने खिलवाड़ की है वो तबाह हो जाता है, और फिर आगे जाके वही चीज़ आपको आप पे पड़ती है। ठीक। और आप ये पॉलिटिशियंस में भी देखें, सारों में जिसने अंडरमाइन किया मसलन सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, बाद में फिर उसी की तरफ देखते हैं कि वो इन्हें बचाएगा। वो क्या बचाएगा? वो अब आपने अंडरमाइन कर दिया, उस पर हमला हुआ, उस पर चीफ जस्टिस के बाल पकड़ के घसीटा, ये वो। तो उस इंस्टीट्यूशन का जो क्या कहते हैं उसका रोल होना चाहिए, ये वो तो आपने चैलेंज कर लिया ना। तो उसके बाद फिर उसी इंस्टीट्यूशन की तरफ देखना कि अब वो कुछ करे। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में अब तो कोई इंस्टीट्यूशन भी, इंक्लूडिंग चाहे वो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, इस वक्त किसी की क्रेडिबिलिटी है, इस वक्त किसी पे ट्रस्ट है लोगों का। आप गैलप या बाकी जो लोग हैं हर थोड़े से बात कोई पोल निकाल कि जी इस इंस्टीट्यूशन में बड़ा ट्रस्ट है। कहाँ है? ट्विटर बंद करना पड़े अगर ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट हो तो ये फेसबुक वगैरह का ये हाल करना पड़े, इंटरनेट के। यार आम बंदे से बात करें वो भी यही कहता है कि वो मेरा तो कोई यकीन नहीं है। वो जो शॉर्ट टर्म गेम है ना, वो इतनी अब खेली जा चुकी। अब इस इक्विलिब्रियम को चेंज करना बड़ा मुश्किल है ना। अब कोई चाहे कि नहीं अब हम लेट्स रीसेट, रीबूट, तो उसके लिए कोई कहता है जी वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाओ, कोई ये कोई वो, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कौन सुनेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से आप एसोसिएटेड हैं, और इस तरह से प्राइवेट जो एजुकेशन है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं जो कि ऐसी एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक, अगर उनको बिठाया जाए दो बच्चों को जो वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, सो दे कांट सिट टुगेदर और दे कांट हैव एनी कन्वर्सेशन। इतना बड़ा गैप, तो इसकी लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लीकेशंस आप देखते हैं? वैसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 2 लेवल है। आपने यूनिवर्सिटी का देखा, यूनिवर्सिटी पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ। देखिए, लाहौर में स्कूल है जो 1.25 लाख फीस देता है, और लाहौर में वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या मदरसा जा रहे हैं, या गवर्नमेंट स्कूल जो फ्री होता है वहाँ जा रहे हैं। उनकी ज़बान फ़र्क, उनके इम्तिहानी तरीके फ़र्क, उनकी किताबें फ़र्क, उनकी दुनिया ही फ़र्क है। शायद तारिक रहमान की किताब है ना, डेनिजन्स ऑफ एलियन वर्ल्ड्स, वो एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल दूर है, कटे हुए पूरी दुनिया में। और ये कैपिटलिस्ट से बड़ा कैपिटलिस्ट में, अमेरिका देख लें, 12 साल की तालीम जो पहले है ना, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट प्रोवाइड भी करती है, और अगर प्रोवाइड नहीं करती तो फाइनेंस ज़रूर करती है। ठीक है, अमेरिका, जापान, चाइना, जो मर्जी किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। वो 12 साल बच्चे को तालीम देनी है, तकरीबन 12 साल, हाई स्कूल जिसे कहते हैं, कहीं 11 कहीं 13, लेकिन है इतना वो जिम्मेदारी है स्टेट की, जो कि हर जगह वो कर रही है पूरी। पाकिस्तान में नहीं कर रही। पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चा बाहर भी है, और जो स्कूल जा रहा है 40%, उसमें से 45% अब फीसें पे करके प्राइवेट सेक्टर पढ़ रहा है। वजह क्या है? हमारा जो पब्लिक सेक्टर सिस्टम है एजुकेशन का, वो बहुत पुअर क्वालिटी है, और वो एक इफेक्टिव मिनिमल स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपका बच्चा, अगर स्कूल अच्छा हो, पब्लिक स्कूल,
तकरीबन चलो बीकन हाउस या जो भी आपके टॉप टियर है उसके बराबर ना हो, पर उससे थोड़ा सा ही नीचे हो, तो आप फिर 35-40 हज़ार क्यों देंगे बच्चे को पढ़ाने का है? इंग्लैंड में देखें आप, ज़्यादातर लोग अपने बच्चे पब्लिक स्कूल भिजवाते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं जो कि बहुत महंगे और एलीट हैं, वहाँ थोड़े से लोग भेजते हैं अपने, बाकी सब अपने पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते हैं बच्चे, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं जहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, जहाँ आप बाकी सब काम भी कर सकते हैं। ये जो बेंचमार्क है ना, ये ना होने की वजह से हमें बड़ा नुकसान, जिसकी वजह से एसेंशियली एजुकेशन इज़ अ कमोडिटी, जिसके पास पैसा, पेरेंटल इनकम है, वो ख़रीद लें जितनी है। अगर ज़्यादा है तो आप माशाल्लाह टॉप टियर पे चले जाएं, अगर माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो आप वो जिसे लो फी प्राइवेट स्कूल कहते हैं वहाँ चल जाएं, अगर बिल्कुल नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल चल जाएं, और अगर वो बहुत ही मसला है तो फिर आप स्कूल ही नहीं जा, घर चलाने के पैसे नहीं है तो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप कमाई करेंगे और चीज़ें करेंगे बाकी। ये इसको फ्लैटन कैसे करते हैं ना, वो स्टेट का रोल था ना। स्टेट का रोल ही ये है कि भाई उसने बेसिक एक प्रॉमिस करती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे भी है, कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या कम से कम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो देंगे ना। इक्वल तो चलो दूर की बात, यहाँ तो वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही ना। यहाँ तो इंटरजेनरेशनली और ज़्यादा इनइक्वालिटी आती जा रही है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं जिन स्कूलों की बात अभी हमने की अच्छे वाले, वहाँ से पढ़ के बच्चा और आगे निकल जाएगा, और जो नहीं पढ़ सका वो वहीं का वहीं रह जाएगा या और गरीब हो जाएगा। सो इसको स्टेट के रोल के बगैर NGO नहीं कर सकती। फॉर ऑल द गुड वर्क दैट तालीम के शोबे में NGOs कर रहे हैं, उन सब को इकट्ठा कर लेना तो वो 3%, 2% से ज़्यादा नहीं बनते हमारे स्कूलिंग स्पेस का। ठीक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वो ये नहीं कह रहा, मसलन TCF है ना, बड़ा अच्छा काम कर रहा है बिल्कुल, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 2000 स्कूल हैं उनके। टोटल स्कूल पाकिस्तान में कितना है? 3 लाख, और वो भी कम है। ठीक, सो वो स्केल ही फ़र्क है, वो सिर्फ स्टेट कर सकती है, लेकिन स्टेट आती ही नहीं है इस तरफ। सो फिर जाहिर है इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो फिर हमें उसका नुकसान होगा हर चीज़ में। ना ये एक तरह सोचेंगे, ना ये एक दूसरे से बात कर सकेंगे, ना इनके रेफरेंस पॉइंट एक रहेंगे, और जो गवर्नेंस का अमल होता है, सिटीज़नशिप का अमल है, वो भी तकरीबन टूट जाएगा ना। कुछ लोग बिल्कुल एक तरह से गेटेड कम्युनिटीज़ बनेंगी, जो कि हैं, लेकिन बन रही है, ऑलरेडी बहुत हैं, और वो मजबूत होती जाएंगी, क्योंकि जो मैसेज हैं उनसे आपको डर लगेगा। और लगता है ना, क्यों घबराती है इतना, चाहे वो स्टूडेंट, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट यूनियन, जो यानी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती हैं चीज़ें, उससे जान क्यों निकलती है इस्टेब्लिशमेंट की और बाकी जगहों की, क्योंकि वो फिर देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, दे विल थ्रेटन, देन पावर विल हैव टू बी शेयर्ड, और वो फ़िलहाल शेयरिंग का कोई तरीका नहीं है। सो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में तो बहुत ये बड़ा मसला है तालीम। मैं अमूमन ये कहते रहता हूँ, वो कोई ख़ास नहीं डालता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मेक और ब्रेक एज अ नेशन एजुकेशन में है। अगर हम आज भी उसको संभालना शुरू कर दें तो हमारा 10-15 साल में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो जो ट्रैजेक्टरी जिस पे हम जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर इंडीड टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर वॉज ऑल माइन।